FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। श्रोताओं, आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर देवाशीष बासु, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, PGI चंडीगढ़। आज हम डॉक्टर बासु से बात करेंगे कि हमारे समाज में जो एडिक्शन है, जो लोग नशा ले रहे हैं, उनको नशे से किस तरह छुड़ाया जाए और नशे के क्या कारण हैं। डॉक्टर बासु, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं और मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि जिसे हम कहते हैं एडिक्शन, क्या ये एडिक्शन एक मानसिक रोग है या किसी मानसिक रोग के कारण लोग ड्रग्स लेने लगते हैं और वो एडिक्ट बन जाते हैं? ये दोनों चीज़ें सही है या हो सकते हैं। हम मानते हैं कि जो नशे की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनमें से कुछ लोग, हर कोई नहीं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसके ऐसे बुरी तरह से शिकार बन जाते हैं जिनसे उनको छुटकारा नहीं मिलता, यानी कि उनकी जो ज़िंदगी है वो नशे के चारों ओर ही घूमती रहती हैं, उससे वो निकल नहीं सकते, और जिसको हम आम भाषा में हम कहते हैं कि उसकी लत लग जाती है या आदत पड़ जाती है। जब ऐसा होता है तब वो एक बीमारी का रूप धारण करते हैं और उसके लिए मेडिकल इलाज की ज़रूरत होती है, साथ साथ और भी प्रकार के मदद की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है और वो हमारे से बात करना चाहते हैं। हेलो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अपना नाम दसो, कित्थों बोल रहे हो? प्रोग्राम FM लाइफलाइन ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਬਜੀਰੜੀ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੋਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ डॉक्टर साहब। हाँ जी, तारा सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए। क्या पूछना चाहते हैं? पूछना तो मैं ये चाहता हूँ कि जो नशे की लत है ना जी, लोगों को लग जाती है और लगा देते हैं, तो क्यों लगती है? जे नशा आवे ही ना पंजाब च, फिर नशे की लत कहाँ से आएगी? डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि अगर आसपास कहीं नशा हो ही ना तो फिर लोगों को नशे की लत कैसे लगेगी? इसमें थोड़ा सा बताइए कि क्या कारण है, क्यों लोग नशा लेने लगते हैं और क्या अवेलेबिलिटी भी एक रीज़न बन जाता है? ऐसा है, नशे की जो चीज़ें हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो होते हैं कि जो जिसको हम लीगल कहते हैं, यानी कि जो सरकार की तरफ से लाइसेंस्ड करके वो बेचे जाते हैं, जैसे तंबाकू के कई प्रोडक्ट्स हो गए और शराब के कई प्रोडक्ट्स हो गए। उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो लीगल प्रोडक्ट है, वो सरकार बेच रही है। और दूसरी प्रकार के जो बहुत सारे जो नशे हैं जो लेके खास करके पंजाब में बड़ा हलचल मचा हुआ है, वो है जैसे अफीम, पुक्की, और आज के दिन में जो ज़्यादा तौर पे जिसको चिट्टा कहते हैं, स्मैक जी, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये सारे इलीगल है। यानी कि ये तो अगर पकड़े जाते हैं जो बेच रहे हैं तो उनकी सज़ा होती है, लेकिन इसके कई कारण हैं। एक तो इंसान की लालच होती है, इसमें पैसे बहुत हैं। कुछ लोग जो ड्रग्स माफिया जिसको कहते हैं वो इसको बिज़नेस के धंधे के तौर पे चलाते रहते हैं। तो एक तो इंसान की लालच वाला फैक्टर होता है, एक इंसान की अपने तरफ से वो कुछ ना कुछ नई कोई ना कोई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं हमेशा। खास करके जो यंग लड़के होते हैं वो चाहते हैं कि भाई चलो भी ए भी, या कोई यार दोस्त बन गया वो कहते हैं चलो पार्टी पुटी करते हैं, चलो ए भी ट्राई करके देख लिया जाए, तो वो भी एक वजह है। और कुछ लोगों में पहले से कुछ साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक बीमारी हो या कोई तनाव हो, चाहे बीमारी ना भी हो, कोई तनाव हो, कोई टेंशन हो, संकट हो, उस समय उनको लगता है कि भाई ये तो थोड़ी सी शराब पी के या स्मोक करके या नशा करके कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना ये किया जाए। डॉक्टर साहब, पंजाब के नौजवानों के सारे ते लेवल लग चुके हैं भी ये नशेड़ी ने, ये आए हैं जी, ये बाहर है जी। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਾ, ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। बात डॉक्टर साहब ये है, जे हम अपने बेटे को नशा लेने के लिए ठेके पे भेजेंगे भी शराब का ले आओ, अधिया ले आओ, जब बोतल ले आओ, तो देखेगा 2-4 रोज देखेगा भी मेरा डैडी रोज मंगाता है, भी इसमें सैंपल क्या है देख तो लिए। सैंपल देखते देखते फिर वो आदी बन जाते हैं।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਂ गलत चीज लाइन ना भेजन। ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे फैमिली के तरफ से जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, सभी को ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबका रोल होता है, सभी को देखना चाहिए। जी शुक्रिया। तारा सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। आप बात कर रहे थे कि जब एक मरीज को हम एडिक्ट कहने लगते हैं, जब नशा लेके वो केवल नशे का ही सोचता है, चारों ओर उसकी सोच नशे के बारे में है, इसके आगे बताइए कि किस तरह उस इंसान को हम नशा छुड़ा सकते हैं और वो कैसे नशे लेने लगता है, ये सब आप बताइए। ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि इसका कोई बहुत सिंपल जवाब नहीं है। कई लोग हैं जो कुछ देर तक नशा लेके, कुछ देर तक ट्राई करके फिर वो आगे निकल जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ सेट हो जाती हैं या शादी कर लेते हैं या नौकरी मिल जाती है। लेकिन कुछ एक लोग होते हैं, अलग अलग वजह होती है उनकी। जैसे मैंने इनको बताया कि कई लोगों की अपनी मानसिक तनाव के कारण या कोई सोशल सामाजिक कोई टेंशन के कारण या अपने ही कोई अंदरूनी कोई और कोई फैक्टर के कारण वो फिर लेते रहते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, नशे वाले जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि अल्कोहल कह लीजिए, तंबाकू कह लीजिए, चिट्टा कह लीजिए, कोकेन कह लीजिए, ये सारे के सारे ये अपने ब्रेन को बदल देते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, या उनके जो बहुत सारी जो अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल करेंट्स चलते हैं, जो केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, उसके ऊपर इसका ऐसा असर होता है कि जो रेगुलर ये चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, धीरे धीरे वो ब्रेन की फंक्शन को बदलने लगते हैं। और ऐसे टाइम जब आते हैं फिर जो नशा लेने वाला वो उनके शिकार बन जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई अब इनके वो विक्टिम बन गए, यानी कि आदी बन गए, यानी कि बीमारी का रूप धारण हो गया, अब एडिक्शन तब हम कहते हैं। सर, ये सवाल मैं फिर आपसे पूछूंगा एक बार, मैंने पहले भी पूछा था, मैं फिर वही सवाल करता हूँ। क्या बीमारी के कारण लोग नशा लेने लगते हैं या नशा लेके लोग बीमार हो जाते हैं? ये बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही है। जो नशा लेके जो लोग बीमार हो जाते हैं वो नशे की बीमारी उसी को कहते हैं, यानी कि एडिक्शन जिसको बीमारी कहते हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनको और बीमारियां हैं, जैसे डिप्रेशन। कॉमन एग्जांपल जो है वो है डिप्रेशन या तनाव की बीमारी, एंजाइटी, टेंशन की बीमारी। कुछ लोगों में और कम लोगों में और भी भयानक, जिसको साइकोसिस कहते हैं, कानों में आवाज़ें आना, भ्रांत धारणाएं करना, तो उस तरह की बीमारी, उनमें भी कई लोग जो हैं वो ये इस नशे के रास्ते में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस नशे से उनको थोड़ा सा राहत मिल रही है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म में काम और ख़राब हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। और यही चर्चा हम आगे फिर जारी रखेंगे। एक और श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनसे भी बात की जाए। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं। जी, मेरा नाम इलियास है, मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। फिलहाल मैं इधर रोपड़ पंजाब में काम करता हूँ। जी इलियास जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मेरे साथ के कुछ लड़के वो अफीम, चरस और ये इस तरीके का नशा करते हैं और उनको बहुत कहने के बाद भी नहीं मानते। तो इसका क्या ऐसा कर दे जो हमारे यहाँ से ये चीज खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब, इन्हें बताइए कि किस तरह के इनके आसपास जो लोग नशा कर रहे हैं उनकी लत ये छुड़वा सकते हैं। धन्यवाद जी, आपके सवाल के लिए शुक्रिया। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कुछ तो जो चीज़ें हैं जो आपके जहाँ पर काम करते हैं उसके वो म्यूनिसिपल वाले, कॉरपोरेशन यानी कि सरकारी तौर से, पुलिस के तौर से, सभी के ये जो नियम रक्षा जो करते हैं उनके तरफ से देखना होता है कि भाई कैसे माहौल कैसे बना रहता है, कि कोई नशे के सामान कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। एक तो वो हो गया, ठीक है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये कहना ज़रूरी है। जो हमारे हाथ में है ये है कि अब हम भी खुद अपना माहौल को सही रख सकते हैं। और एक तो पहले अपने जो प्रोटेक्शन है, खुद को ठीक रखना ज़रूरी है, खुद को बचा के रखना ज़रूरी है। कल ऐसा ना हो जाए कि हमारे भी घर के जो बच्चे हैं उनके देखा देखी वो भी उसमें रचे। तो एक तो उनको बचाना ज़रूरी है। और फाइनल जो बात है वो है कि जो ऐसे ले रहे हैं उनको समझाना, बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि देखो ये ठीक नहीं है, इसे तुमको मुश्किल होगा। अगर वो नहीं मानते हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको ये समझा ज़रूर सकते हैं कि भाई ये भी एक बीमारी है और इसका इलाज उपलब्ध है। ये जो बात है ना, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये भी एक बीमारी का रूप धारण कर सकते हैं और इसके लिए इलाज उपलब्ध है। ये जानकर उनको देना ज़रूरी है, क्योंकि इलाज के हर जगह पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट सेंटर है, ओट सेंटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ जाके इलाज लिया जा सकता है। ये बताना चाहिए।
इलियास जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया कि इलाज संभव है किसी भी जो नशा ले रहा है उसका, तो यहाँ थोड़ा सा बताइए कि जब कोई जो नशे ले रहा है, जिसे नशे की आदत पड़ चुकी है, उसका इलाज किस तरह किया जाता है? सबसे पहले जो बात है वो ये है कि जो नशा ले रहे हैं उनमें एक ये विचार आना चाहिए कि भाई हमारी जो लाइफ है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है या इसमें हमें मदद की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि उनको पता होना चाहिए, ये हमें बताना चाहिए कि इसका इलाज कहाँ कहाँ पर संभव है या मुमकिन है। आम तौर पे हर एक सरकारी उपचार जो है कि उपचार केंद्र जो है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया और भी जो डिस्पेंसरी हैं, हर एक में कुछ ना कुछ इसका इलाज का उपलब्ध है। उनको ये पता होना चाहिए। कई लोगों को पता नहीं होता कि हम जाए कहाँ, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, गलत जगह पे चले जाते हैं। लोग उसका बुरा ये एक बिजनेस बन जाता है, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये नंबर 2 पॉइंट है। उसके बाद जब आते हैं, जब सही जगह पे पहुंच गए, जब उनका इलाज शुरू होता है, फिर हम उनको जांच करके उनकी शारीरिक जांच भी करते हैं, क्योंकि कई बार नशे का बड़ा बुरा असर पड़ता है लिवर के ऊपर, पैंक्रियास के ऊपर, हार्ट के ऊपर, कई शरीर के अलग अलग अंग प्रत्यंग के ऊपर। तो वो सब चीज़ें, खून का जांच करना, पेशाब, खून, ये सब असेसमेंट करते होते हैं। साइकोलॉजिकल जांच भी करते हैं, उनकी मानसिक जो क्या क्या समस्या ही हो रही है उसकी जांच करते हैं। उस हिसाब से कुछ इलाज हम दवाइयों से करते हैं और कुछ इलाज समझा के करते हैं, यानी कि जिसको काउंसलिंग कहते हैं या थेरेपी कहते हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा, उसके आगे आप जैसे बताएंगे, क्योंकि हम इलाज के डिटेल्स में ना जाएं, क्योंकि उसमें फिर दवाई का नाम वगैरह लेके फ़ायदा नहीं है। बट मेन मुद्दा ये है, कुछ हिस्सा दवाई वाला हिस्सा होता है और एक हिस्सा नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कि काउंसलिंग का हिस्सा होता है। डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, विक्टिम, या हम उसे कह देते हैं कि एक एडिक्ट बन गया। एक मरीज़ को आप एडिक्ट कब मानते हैं? कोई नशा लेता है थोड़ी देर के लिए, या इसने कभी लिया नशा, उसको आप एक एडिक्ट की कैटेगरी में कब डालते हैं? पहले मैं एक बात थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि आजकल हम मेडिकल तौर पे हम एडिक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हमारे लिए जो ऑफिशियल टर्म है वो सब्सटेंस यूज़र कहते हैं या सब्सटेंस डिपेंडेंट कहते हैं। हम इनको कहते हैं डिपेंडेंस की एक बीमारी कहते हैं, क्योंकि एडिक्ट शब्द के साथ कई बार जिसको धब्बा कहते हैं ना, स्टिग्मा जो है, वो एक छप्पा लग जाता है कि भाई ये एडिक्ट है, अफीमची है, ये है, वो है, यमली है। तो मुझे भी ये शब्द इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। हम इस बात को क्लियर कर दें। तो जो आते हैं या जिनकी एडिक्शन की समस्या है, जो एडिक्शन की समस्या लेके आते हैं, उनमें हम कुछ क्राइटेरिया लगते हैं, जो हम मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊंगा। टेक्निकली तो 6 में से 3 होना चाहिए 1 साल के अंदर, इस तरह की क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का। लेकिन मोटे तौर पे ऐसा है कि एक तो उनकी जो लाइफ है, यानी कि उनसे कंट्रोल नहीं होता। वो एक बार शुरू करते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। जितना सोचे थे कि हम 2 पेग लेंगे, लेकिन चलते चलते आधी बोतल हो जाती है, पूरी बोतल हो जाती है। कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल। सेकेंड जो पॉइंट है वो है क्रेविंग मतलब तीव्र इच्छा, सिर्फ आम इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा, जो इच्छा अगेन अपनी बस के बाहर चली जाती हैं। उसके बाद होता है जिसको विथड्रॉल कहते हैं, यानी कि तोड़ की तकलीफ जब आना शुरू हो जाता है, यानी कि अगर वो एक दिन के लिए नशा नहीं ले रहे हैं और उनको तकलीफ होना शुरू हो जाता है, कई प्रकार की तकलीफें होती हैं, तो हम कहते हैं कि अब इनका ब्रेन जो है उस दवाई के, उस नशे के काबू में आ गया। चौथी जो बात है वो ये है कि जब इनकी बाकी सारे ज़िंदगी के जो जिनकी रोल्स होती हैं, दायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती है, जब वो सारी छूट जाते हैं, सिर्फ नशा ही नशा रह जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट जो पॉइंट है डायग्नोसिस के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब उनको देखते हैं कि उनसे नुकसान हो रहा है, शरीर का, मन का, सामाजिक, स्पिरिचुअल, लेकिन तब भी वो बंद नहीं कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं परसिस्टेंस डिस्पाइट हार्म की एविडेंस हो गया लेकिन बंद नहीं होता है, परसिस्ट करते हैं। जब ये 5-6 क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं, हम कहते हैं कि अभी एक बीमारी का रूप में आ गया। दिस इज नाउ एन एडिक्शन। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे से बात करना चाहते हैं, मुझे इशारा हो रहा है, आइए उनकी भी समस्या का समाधान किया जाए। जरूर। कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? यश कुमार वर्मा, सेक्टर 27 चंडीगढ़ से। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी किसान जी, ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि जो नशा है बहुत घर घर में है ये तो, और आपके प्रोग्रामों में बहुत सुनता रहता हूँ। जैसे नशा मुक्ति केंद्र सरकार ने इतना खर्चा कर रखा है, वहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत खर्चा होता है, लेकिन क्या होता है कि 3 महीने 2 महीने लड़का वहाँ रह के दोबारा फिर वो लग जाता है नशा करने में। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि ऐसा सरकार ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाती कि जो नशा बिक रहा है या नशा जो ले रहे हैं
उनको खत्म क्यों नहीं करवाते हम? यश जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सर तुषार जी, एक ना 4 लाइनें जरूर लिखी है, नशा के ऊपर लिखी है मैंने। हाँ, जरूर सुनाइए जी, इरशाद। हाँ जी। आज का युवा नशे के चंगुल में आसानी से रहा है फंस, अपना ही समाज उनको देख अंदर से रहा है हंस। डॉक्टर वासु बनकर आए हैं श्री कृष्ण, ना आए यहाँ कोई बनकर मामा कंस। अब भी जाओ सुधर, वरना तो पूरा ही जाओगे दलदल में धंस। यश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर बासु, आपके हाथ तो इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, आपको तो अब कोई समाधान देना ही पड़ेगा इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल और आपके। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि मैं आपको रील बता रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करने के मूड में नहीं हूँ। मैं जब इनके 32 में भी जाके देखा, 18 में भी जाके मैं उनको मिलता भी हूँ, उनको समझाता भी हूँ। वो कहते हैं आपको कैसे पता? मैं उनको जान के कहता हूँ भाई मैंने नशा खुद किया हुआ, हालांकि मैं नशा किया नहीं है, लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि नशे में परिवार में देखा, बहुत रियल में देखा है। लेकिन वो 3 महीने 4 महीने वो प्राइवेट में तो मानो कि कहाँ मैंने उनकी भी मीटिंग करी है। 7 मैंने कोर्स है, 15-15 हजार रुपए लेते हैं। बच्चा जब माँ बाप बर्बाद हो जाए, लेकिन बच्चा जब वापस आता है तो फिर उसी दलदल में घुस जाता है। बताओ माँ बाप बच्चों को कुछ क्या करेंगे? जी यश जी, अभी डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया। ये बहुत एक कठिन मामला है, ये आसान नहीं है, क्योंकि जो ये एडिक्शन की जब बीमारी के रूप में जब ये आ जाती हैं, यानी कि इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना। पहले तो रिक्रिएशनल यूज़ कहते हैं, जो 2-4 बार ऐसी हंसी मजाक में मस्ती मुस्ती के लिए कर लिए कभी कभार। लेकिन जब वो बढ़ते बढ़ते जब वो बीमारी की बन जाती हैं, मैं पहले जो बता रहा था, इसमें ब्रेन में वाकई ही बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। तो ये एक कुछ हद तक उनके अपने विल पावर पे होता तो है, लेकिन सारी बातें विल पावर पे नहीं होता है। जो हम कहते हैं कि भाई विल पावर करो तो सब ठीक हो जाएगा, अगर इतना ही आसान होता फिर तो हमें फिर इस लाइन पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो चीज़ है इसमें लिए एक लॉन्ग टर्म रखना होता है। ये ज़्यादा तौर पे कई बार रिलैप्स, जो आपने कहा उसको रिलैप्स कहते हैं ना, तो ये रिलैप्स जो है वो इस बीमारी के, जैसे लोग मलेरिया में कहते हैं भाई रिलैप्स होता रहता है, या पहले ट्यूबरकुलोसिस में, या कई बीमारियों में, इस बीमारी में भी रिलैप्स इसका एक हिस्सा है, वो मानना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ इसका मतलब नहीं कि हताश होना है, उसके साथ साथ इलाज और सपोर्ट जो है माता पिता की तरफ से सपोर्ट रखना ज़रूरी है। कई बार आके जब साधन, जब इनके परिवेश वातावरण जब बदल जाते हैं, लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ जाती है ना, फिर हमने बहुत देखा है कि करते कराते फिर वो ठीक भी हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे खराब हो जाते हैं, सारे मर जाते हैं, ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जिसको आप कहते हैं कि नेगेटिव जो एक व्यू बन जाता है, जो एक स्टिग्मा बन जाता है, उससे भी बच के रहना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो ये ज़रूरी है। यश जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इन्होंने अभी हमारे कॉलर ने कहा रिलैप्स का, फिर आपने समझाया रिलैप्स बहुत पेशेंट्स में हो जाता है। यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि एक व्यक्ति अगर किसी माहौल में है, उस माहौल से उसे निकाल कर हम किसी डी एडिक्शन सेंटर में या फिर कहीं कुछ समय के लिए उसको एडमिट कर देते हैं, वो व्यक्ति फिर से जब ठीक होकर उसी माहौल में आता है तो कई बार, जैसे आपने कहा, बहुत से चांसेस हैं रिलैप्स के। तो उस स्थिति में उसके आसपास, उसके परिवार, उसके मित्र उसको किस तरह क्या करना चाहिए कि वो रिलैप्स ना हो? जी, ये पहली बात तो ये है कि सिर्फ कहीं पे जो हम कहते हैं कि हम एक दाखिल करा देते हैं, डाल देते हैं, वो एक वर्ड होता है कि भाई इनको कहीं पे डाल दो। ये डालने वाला कॉन्सेप्ट शुरू से ही गलत होगा, बिकॉज अगर उसके मन में थोड़ी मात्रा में भी एक इच्छा ना हो कि मुझे ये छोड़ना चाहिए, तो सिर्फ ज़बरदस्ती से ये करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही जो लोग होते हैं, कोई रिहैब सेंटर में डाल के रखा 3 महीने के लिए, पिंजरे में जैसे बंद करके रखा, उससे फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि तब उनकी तैयारी नहीं हुई है। तो पहले तो उनको थोड़ी कुछ देर तक उनको तैयार करना चाहिए, बातचीत करके, हम जिसको मोटिवेशनल काउंसलिंग कहते हैं, मोटिवेशन बढ़ानी चाहिए। उसके बाद क्या है, तब तो इलाज होगा। इलाज के भी जो दूसरा हिस्सा है, एक तो मेडिकल वाला हिस्सा हो गया, जो नॉन मेडिकल जो हिस्सा है वो बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग, योगा, साइकोथेरेपी, प्रेयर, गार्डनिंग, कुछ ना कुछ, मतलब आप उनकी लाइफ से जो उसके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, वो चिट्टा जो था, उसको तो हमने छीन लिया। अब छीन के हमने दिया क्या उसके बदले? वैक्यूम हो गया ना, शून्यता हो गया। उसको अगर हम कोई पॉजिटिव चीज़ से नहीं भर पाएंगे तो नेचुरली वो वैक्यूम में फिर वही ड्रग वापस आ जाएगा। तो इसलिए नॉन मेडिकल कई तरीके हैं, वो करना ज़रूरी है इलाज के समय। और इलाज के बाद जो है आफ्टर केयर, उस समय भी उनके साथ लगे रहना, फॉलो अप करना, और उनके फैमिली का भी हौसला बढ़ाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली जो है वो भी एक तरफ से
लाचार हो जाते हैं, वो भी एक तरफ से पुश टू कॉर्नर हो जाते हैं कि अब हम इनको निकाल देंगे, उससे फ़ायदा नहीं होता है। तो उनके भी साथ लगे रहना ज़रूरी है। ये एक कॉम्प्लेक्स मामला है जिसमें पेशेंट खुद, उसके परिवार और उसके समाज, ये तीनों हिस्सों का ध्यान रखना टू द एक्सटेंट पॉसिबल ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा कहा कि केवल एक मरीज नहीं, उसके आसपास उसका परिवार, उसका समाज सभी रिस्पॉन्सिबल है जब कोई ऐसा करता है। डॉक्टर साहब, यहाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल हेल्प, मनोवैज्ञानिक तरीके से मदद करना, ये किस तरह आप एक मरीज़ को ये सब करते हैं दवाई के साथ साथ? इसके 2 फॉर्मेट्स हैं, एक तो इंडिविजुअल यानी कि 1-to-1 में आमने सामने एक एक करके, और जो ज़्यादा कॉमन है हम जो करते हैं ग्रुप में बैठा के बात करते हैं, क्योंकि उसमें इकट्ठे आप 10-15 लोगों से बातचीत कर सकते हैं। हमारे ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, ये काम करते हैं। उसमें हम लेक्चरबाजी नहीं करते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो एक होता है ना कि भाई ये बहुत ख़राब है, आपको पता नहीं है, उनको आपसे ज़्यादा अच्छा पता है कि भाई ये ख़राब चीज़ है, ये अच्छी नहीं है, ठीक है ना, उससे कुछ नहीं होता। जो ज़्यादा ज़रूरी है कि उनसे समझना कि भाई आपकी समस्या कहाँ पर हो रही है, इसको छोड़ने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, किन चीज़ों से आपको रिलैप्स हो जाता है, आप किस एरिया में जाते हैं जहाँ पर एक कोई लड़का खड़ा होता है या कुछ है जिसको हम क्यूज़ कहते हैं या ट्रिगर्स कहते हैं, किससे होते हैं, आपका मन अगर दुखी होता है तो उससे कैसे, तो क्योंकि सबका क्यूज़ अलग अलग होते हैं, किसी का कुछ, वो समझना ज़रूरी है। और उस हिसाब से किसी को अगर मन में अगर उदासी के कारण, डिप्रेशन या एंग्जाइटी या एंगर, इमोशनल इश्यूज़ के कारण अगर ये बार बार रिलैप्स हो रहा है तो उसको टेक केयर करना ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट उसका जो भी थेरेपी है वो करना ज़रूरी है। किसी की अगर सामाजिक या पारिवारिक समस्याएं के कारण उसमें कई बार संघर्ष होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, अगर इसके कारण हो रहा है तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल हम फिर फैमिली को बुलाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं माता पिता के साथ या स्पाउस के साथ, वाइफ या बच्चों के साथ, फिर एक टोटल एक हिस्सा बन जाए। तो ये अलग अलग है, ये एक इसका एक सिंपल आंसर नहीं है, बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि लेक्चर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। उनके कहाँ पर वो कहते हैं ना कि वेयर द शू पिंचेस, यानी कि उनके जूते में कांटे कहाँ चुभ रहे हैं, वो समझना ज़रूरी है और उस हिसाब से उनको काउंसलिंग किए बहुत जाते हैं। आपने अच्छा कहा कि कहाँ कांटा चुभ रहा है, जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा, माहौल अच्छा नहीं बनेगा, तो हमें एक और रिजल्ट नहीं दिखेगा। डॉक्टर साहब, एक मरीज़, हम इसको मरीज़ कहें या चलो जिसको आदत पड़ गई ड्रग्स की, उसके आसपास के लोग, उसके माता पिता, भाई बहन, उसके दोस्त मित्र, उन्हें कैसे पता चलता है एक आम व्यक्ति में कि हाँ ये ड्रग्स लेने लगा है या ये अल्कोहल लेने लगा है, इस समय इसको किसी मदद की ज़रूरत है? इसमें 3-4 बातें हैं। एक तो है कि उनका जो पहले का जो बिहेवियर रहा, उस बेसिकली एक डिपार्चर फ्रॉम प्रीवियस बिहेवियर, जो उसके बेसलाइन बिहेवियर जैसा रहा, जैसे हंस खुश होकर बात करते थे, माता पिता से मिलते थे या दोस्तों से मिलते थे, तो उसमें परिवर्तन आ जाना, बदलाव आ जाना जिसकी कोई ऑब्वियस रीज़न ना हो। सेकंड जो होते हैं कि रूठे रूठे से रहना, अलग अलग रहना, सहम सहम रहना, आइसोलेट रहना, यानी कि एक इमोशनल, एक तो हो गया इंटरपर्सनल हो गया और एक हो गया इमोशनल, इमोशनलिटी में फ़र्क आ जाना जो पहले नहीं था और जिसका अगेन कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं है। और तीसरा जो है वो है प्रैक्टिकल चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे का इधर उधर हो जाना, घर से छोटे मोटे चीज़ें उठ जाना, पता नहीं चलना कि कल यहाँ पर वो पड़ी थी, कोई मोबाइल या कुछ भी हो वो कहाँ गया, बाथरूम में बहुत ज़्यादा समय बिताना, जो लड़का शाम को 6 बजे वापस आ जाता था खेल खूल के बातचीत करके, वो 6 के बदले 9 बजे वापस आ जाना। तो इस तरह की जो बिहेवियर में जो चेंजेस हैं, तो एक है इंटरपर्सनल, एक है इमोशनल और एक है बिहेवियरल। इन तीनों चीज़ों में जब परिवर्तन जिसका और कोई ऑब्वियस वजह नहीं है, देन उस समय हमारे मन में ये एक बात ज़रूर आनी चाहिए कि क्या कोई नशा का एंगल तो नहीं आ गया। और जब ये आपको दिखे कि ऐसा कुछ है तो बहुत ज़रूरी है कि उसके आसपास जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मदद लें। आपने बीच में बताया था कि अल्कोहल, हाँ शराब, बहुत सारे लोग इस एरिया में पीने लगते हैं और वो भी एक समस्या बन जाती है। उससे किस तरह मुक्ति पाई जाए और किस तरह रोका जाए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में। देखिए, शराब और तंबाकू ये जो 2 चीज़ें हैं,
ये लिसिट ड्रग्स कहते हैं इसको, क्योंकि ये सरकार लाइसेंस के द्वारा, उसमें भी कुछ रोक टोक है, कुछ उम्र की बात होती है कि कितनी उम्र से नीचे आप नहीं बेच सकते हो, इस तरह की चीज़ें, कई चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक दिन होता है 2 अक्टूबर, इस तरह के वो बंद होती है। लेकिन वो लिसिट केमिकल्स है, ड्रग्स है, तो उसको उस ढंग से तो हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक तो खुद को सावधान रहना पड़ता है, ये जागरूकता होना ज़रूरी है कि जो चीज़ कम मात्रा में अच्छी या कम से कम ना हानिकारक हो, वही चीज़ अगर उसकी मात्रा बदल जाए या अगर हर रोज़ होने लगे तो फिर वो उसके पूरा जो रुख है, उसका जो चेहरा है, जो कैरेक्टर है, वो बदल के बीमारी में आ सकती हैं। ये अवेयरनेस छोटी उम्र से ही अपने में होने चाहिए, ताकि एक बार जब कोई बड़े हो जाते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तब तो उनमें होश आवाज़ हो जाती है, उनको पता है कि भाई कितना करना है, कैसे करना है। लेकिन जो यंग एज जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज वही होता है, क्योंकि उस समय युवाओं में इम्पल्सिविटी ज़्यादा होती हैं, रिस्क टेकिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि वही लोग होते हैं जो सेना में भी ज्वाइन करते हैं, जो रेबेलियन भी करते हैं, जो स्पोर्ट्स भी करते हैं, वो डरते नहीं हैं। इसी कारण उसमें डर कम होता है, इम्पल्सिव जो अच्छा लगता है। और जो सोच समझ के वाला काम जो करने होता है, इसको हम रिफ्लेक्टिव एक्शन कहते हैं, वो ब्रेन की मैच्योरिटी के साथ साथ बाद में बनती हैं। तो ये एक समय है जब पेरेंट्स को, सामाजिक लोगों को, सबको इकट्ठा होके ये बात को उनके मन में देना चाहिए कि भाई इस्तेमाल जो है उसका लेवल अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाए तो ये ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि कई लोग ये समझते नहीं हैं। वो बताना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके अल्कोहल के बारे में, बिकॉज़ कई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो बेचते हैं, जो प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनको प्रॉफिट से मामला है, लेना देना है, वो कई चीज़ें करते रहते हैं। टीवी में अब जैसे एडवर्टिजमेंट बना है, लेकिन वो सरोगेट एडवर्टिजमेंट करते हैं, कुछ और चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन सबको पता है कि वो क्या दिखा रहे हैं। तो ऐसे उस तरह की इंटरेस्ट हमेशा रहेंगे, और उसके खिलाफ हमारी जो लड़ाई है ये जारी रखना पड़ेगा। ये एक लड़ाई है, और इसमें कोई इजी सोल्यूशन एक दिन का नहीं है, इसको जारी रखना ज़रूरी है, इसके लिए दम चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अवेयरनेस देने से, लेकिन बहुत से लोग जो एक्सेसिव अल्कोहल पी लेते हैं, उनको मालूम है ये खराब है, लेकिन फिर भी पीते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब वो उस लेवल पे जा रहे हैं, जब वो एक्सेसिव होने के बावजूद, यानी कि या नुकसान होने के बावजूद, लीवर ख़राब हो रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुमको ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, उसके बावजूद वो बंद नहीं कर पा रहे हैं या बंद नहीं कर रहे हैं, तब हम इसको बीमारी के, हम कहते हैं कि एडिक्शन की बीमारी हो गई, अल्कोहलिज्म जिसको कहते हैं। अल्कोहलिक वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं आजकल, हम कहते हैं कि शराब की आदी हो गए, बीमार पड़ गए। तो उनको फिर वही बात है कि उनको फिर हमें इलाज के कोई कहीं ना कहीं पे ले आना चाहिए, जिसमें हम पहले उनसे पूछते हैं, उनसे ही ये बात अंदर से निकलवाते हैं कि भाई ये ख़राब है, मुझसे नहीं रोका जा रहा है, तो मुझे मदद चाहिए। जब एक बार इस स्टेज में आ जाते हैं, फिर हम अपना इलाज का काम अच्छे ढंग से शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो छोड़ना चाहता है उसकी अपनी अंदर से इच्छा हो, एकदम, तभी उसका इलाज संभव। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि जो हमारे समाज में अच्छे बुरे हर प्रकार की चीज़ें होती हैं, और उनमें से कितना करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये चीज़ें सोच समझ के करना चाहिए। और ख़ास करके जो हमारी यंग जनरेशन है, मेरा जो मेन संदेशा होगा आज के लिए वो है यंग जनरेशन की तरफ, क्योंकि वही हमारे भविष्य है। उनको हमें बचा के रखना है। बचा के रखने का मतलब ये नहीं कि मार धाड़ करके या कमरे में बंद करके, उनको पॉजिटिव एनकरेजमेंट देना चाहिए स्पोर्ट्स के तरफ, और जो चीज़ें हैं, पढ़ाई हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, पॉजिटिव जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ उनके अगर ध्यान हम लगा सकते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप से नशे के प्रति जो उनकी जो आकर्षण है वो अपने आप वो कम हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बासु, आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आए और आपने इस सारी समस्या के बारे में, डी एडिक्शन के बारे में, नशे के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसके साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे सहयोगी प्रेम सिंह ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन।